वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज यहाँ पर पर्सनल ट्यूटर पे हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के लिए, जो क्लास 12th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, चाहे सीबीएसई हो या कोई सा भी आपका अदर बोर्ड हो। वहीं पर अगर हम बात करें तो नीट एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम यहाँ पर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को देखने वाले हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की अगर हम बात करें तो देखिए, आपको सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर ह्यूमन वेलफेयर के जो चैप्टर्स हैं उसमें हम सबसे पहले माइक्रोब्स का देखने वाले हैं कि ह्यूमन वेलफेयर में किस तरीके से माइक्रोब्स अपना पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर, जो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से मेन टॉपिक है जो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके मेन टॉपिक जो है वो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो घरेलू आपके प्रोडक्ट होते हैं, हाउस होल्ड में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें माइक्रोब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस तरीके से जो स्मॉलर जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, जिसमें फंजाई हमसे ले सकते हैं, वायरसेस ले सकते हैं, बैक्टीरियाज ले सकते हैं, इनकी हेल्प से किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ में नए नए प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। वहीं हम बात करें सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर जो आपके पोल्यूशन का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं, उसके अंदर माइक्रोब किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं हम बात करें बायोगैस के प्रोडक्शन के अंदर माइक्रोब्स किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट की हम बात करें, यानी कि किस तरीके से डिफरेंट डिसीज को यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, चाहे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें या किसी भी डिफरेंट तरीके से फार्मिंग में किस तरीके से माइक्रोब्स की हेल्प से बायो कंट्रोल एजेंट जो अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं उनको, जो ऐसे हमारे विट्स होती है जिनको हमें कंट्रोल करना होता है, अलग अलग विट्स जो हमें तैयार करना होता है, उसके लिए किस तरीके से फायदेमंद होते हैं माइक्रोब्स। वहीं आपको देखना है कि बायो फर्टिलाइजर, जो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। हमारे जो पुराने फर्टिलाइजर्स आते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ ना करके जो ज़्यादा फोकस किया जाता है वो बायो फर्टिलाइजर्स पर किया जाता है। तो ये सारे जो बायो फर्टिलाइजर्स है, इसमें मेन हम बात करें तो माइक्रोब्स का ही पार्टिसिपेशन मेन रहता है। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये सारे के सारे देखना है कि किस तरीके से जो माइक्रोब्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर में। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको आना है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसमें आपको आना है। पहला स्टार्टिंग का आपको यहाँ पर जो डायग्राम्स दिख रहे हैं उसको देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स के डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये बैक्टीरिया के कल्चर का डायग्राम दे रखा है। ये आपको जो यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है ये वायरसेस का डायग्राम आपको यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ये किसका डायग्राम है? यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। बैक्टीरियोफेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको इसका हेड वाला पार्ट दे रखा है जिसमें इसका डीएनए होता है, ये कॉलर वाला पार्ट दे रखा है, ये टेल वाला पार्ट दे रखा है, ये इसकी प्लेट्स दे रखी है, ये पिंस वाला पार्ट दे रखा है, ये प्रोंग्स वाला पार्ट दे रखा है। ये बैक्टीरिया के बारे में बात किया गया है। वहीं यानी कि ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। दूसरा आपको एडिनो वायरसेस जो है इनका डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर एडिनो वायरस जो होते हैं इनका मेन फंक्शन हम बात करें तो यही, इनसे ही हमें जो हम ये बात करें कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं सारे के सारे वो एडिनो वायरस से रिलेटेड हमें डिसीज होती है। तो आपको ये एडिनो वायरस का यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। वहीं अगर हम ये बैक्टीरिया की बात करें तो ये हमारा एक जो रोड शेप बैक्टीरिया आपको दे रखा है, इसको मैग्नीफाई करके आपको 15 गुना ज़्यादा मैग्नीफाई करके आपको डायग्राम बताया गया है। ये स्फेरिकल बैक्टीरियाज दे रखे हैं, कुछ ईस्ट आपको दे रखे हैं। तो ये सारे के सारे डायग्राम्स जो हैं आपको इससे रिलेटेड दे रखे हैं। आपको एक बार बताया गया है कि किस तरीके से ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये नेक्ड आई से हमें नहीं दिखते हैं, तो ध्यान रखना है माइक्रोब्स जो है आपको नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हम वो देखने वाले हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो आपके घरेलू उत्पादन है, घरेलू कार्य है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें जो हमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट में मिलती हैं उनमें माइक्रोब्स किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, इन चीज़ों को आपको देखना है। ओके, तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो देखिए इसके अंदर अच्छे से देखना, आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही देना है। जैसे you would be surprised to know that we use microbes or product derived from them every day. एक common example is the production of milk. आप जानते हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है, यानी कि हम ये बात करें मिल्क से कर्ड का प्रोडक्शन जो होता है हमारे घरेलू उत्पाद के अंदर, यानी कि दूध से जो दही बनता है वो किसका एग्जाम्पल है? हम सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि माइक्रोब्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अंदर कौन होता है? दूध से दही बनने का हम ये बात करें, मिल्क से जो आपका कर्ड बनता है इसमें मेन पार्टिसिपेट कौन करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है, जब आप
दूध से दही बनाते हैं, उसमें दूध के अंदर एक छोटा सा इनोकुलम मिलाते हैं, बहुत छोटी सी मात्रा में दूध या छाछ उसके अंदर मिलाते हैं, उससे आपके उसमें मिलियंस, आपको हजारों में बैक्टीरियाज रहते हैं, लाखों हजारों में बैक्टीरिया उसके अंदर छोटे से इनोकुलम के अंदर होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और वो मिल्क को क्या करते हैं, देते हैं कर्ड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से आप सिंपल सा देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, एंड अदर कॉमनली कॉल्ड हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्टेड इनटू कर्ड। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है ये कि आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो हम दूध से दही बनाने का काम करते हैं वो हमारे घरेलू उत्पाद में, वो किसका एग्जाम्पल है, हमें बैक्टीरिया की वजह से मिलता है। अगर हम बात करें और ड्यूरिंग ग्रोथ, अगर हम एक इंपॉर्टेंट चीज बात करें यहाँ पर, तो आपको याद रखना है कि जब इस तरीके से बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं तो उस समय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो एसिड्स का प्रोडक्शन करते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है, दूध को अंदर आपको पता होगा यहाँ पर दूध के अंदर प्रोटीन जो होता है वो कैसिन प्रोटीन होता है, तो उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, और इस वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जो होता है वो लगातार, हम जब छोटा सा इनोकुलम मिलाते हैं दूध के अंदर तो इससे क्या हो जाता है, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, और इसकी वजह से वो क्या कर देता है, इसको पार्शियली डाइजेस्ट करके दही में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको समझ में आया पूरा चीज। अब इसके आगे देखिए, अगर हम इसके आगे देखते हैं तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो ध्यान रख लेना है। यहाँ पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, इसमें विटामिन B12 का, जब आप छाछ, आपको दही जब बनता है इससे, तो इससे क्या होती है, न्यूट्रिशन की क्वालिटी बढ़ जाती है, और ऐसे में इसके अंदर विटामिन B12 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिलती है आपको। तो ध्यान रखना है, जब दूध से दही बनता है तो दही में विटामिन B12 की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, और वो उसकी कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। हमारे स्टोमक के अंदर अगर हम बात करें तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं उससे हमारे स्टोमक के अंदर भी काफ़ी हेल्प होती है। वो क्या करते हैं, जो कोई भी ऐसे माइक्रोब्स जिनसे हमें डिसीज़ होती है तो उनको डिसीज़ को चेक करने का काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ आपका घरेलू उत्पादन की बात करें हम, तो इसके अंदर दूध से दही बनना, ये पहला माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको ध्यान रखना है। अगर दूसरी हम बात करें तो जो डॉफ होता है, डॉफ या नहीं होता, आटा जो होता है आपका, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज, जैसे डोसा बनाने के लिए जो आटा यूज होता है, इडली बनाने के लिए जो आटा यूज होता है, ये भी, इसका फर्मेंटेशन भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो अच्छे से ध्यान रखना, जो डॉफ जिसमें डोसा बनाया जाता है, जिसकी हेल्प से इडली बनाया जाता है, तो इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो माइक्रोब्स का ही है। जैसे हम बात करें द पुप्ड ऑफ अपीयरेंस ऑफ डफ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। आप जानते हैं कि जब रोटी बन जाती है आटे से तो आप देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाती है। वो क्यों फूलती है, क्योंकि उसके अंदर CO2 का प्रोडक्शन होता है, ध्यान रखना है। तो द पुप्ड ऑफ अपीयरेंस ऑफ डफ इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, ध्यान रखना है। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम्स फ्रॉम, आपको लगता है कि इसमें कहाँ से बैक्टीरिया आए हैं, तो आपको ध्यान रखना सिमिलरली द डॉफ विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, जैसे ब्रेड बनाने के लिए जो आटा यूज करते हैं उसका भी फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के द्वारा नहीं, उसके आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं आटे का, पर यहाँ पर जो आप इसके लिए करते हैं यानी कि जो ब्रेड बनाने के लिए करते हैं उसका किससे होता है, बेकर ईस्ट से होता है। ध्यान रखना, अच्छे से क्वेश्चन आपसे यही पूछे जाते हैं, यानी कि आपका इडली डोसा में कौन सा करता है, बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करवाता है। वहीं अगर हम बात करें इसके अंदर ब्रेड के अंदर, तो यहाँ पर ईस्ट जो होती है वो भी क्या है, माइक्रोब से ही है ईस्ट, यूनिसेलुलर एल्गी होती है, यूनिसेलुलर फंजाई होती है ईस्ट, आपकी ध्यान रखना है। तो आपके यहाँ पर याद रखना है बेकर्स ईस्ट की हम बात करें जिसका नाम क्या होता है, सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी होती है। आपको और चीज याद रखना है, नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, जैसे कई सारी हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स होती है जो अलग अलग क्षेत्र में यूज की जाती है। जैसे कि हम बात करें टोडी की, हम बात करें टोडी कहाँ की ड्रिंक्स है, आपको ध्यान रखना है ये साउथर्न इंडिया की एक ड्रिंक है, ड्रग्स आपके हम ये कह सकते हैं ड्रिंक है, साउथ इंडिया की यहाँ पर आपको ध्यान रखना ड्रिंक होती है जो कि फर्मेंटेशन से इसका बनाया जाता है। ताड़ के वृक्ष जो होते हैं, ध्यान रखना है पाम का जो वृक्ष होता है उसकी सेप से बनाया जाता है इसको, उसके अंदर जो सेप निकलता है उससे इसको तैयार किया जाता है ताड़ के वृक्ष से, ध्यान रखना। टोडी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है साउथ इंडिया के अंदर ये। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, जैसे फिश को फर्मेंटेशन किया जाता है, सोयाबीन का किया जाता है, बम्बू का किया जाता है, इस सब का फर्मेंटेशन भी माइक्रोब्स की हेल्प से किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें केवल मैं आपको यहाँ पर फोकस करवाऊंगा जो आपसे एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, तो उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर आपको करना है। क्लियर? अब देखिए आगे आपसे और क्या पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये आपने देख ली। इसके बाद में आपको टोडी के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, चीज़, हम पनीर की बात करते हैं, पनीर को भी हम बात करते हैं। चीज़ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच
माइक्रोब्स वर यूज। तो अगर पनीर की हम बात करें तो ये हमारे काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। ट्रेडिशन की हम बात करें, शुरुआत से ही हमारे यहाँ पर पनीर यूज़ किया जा रहा है। इसको काफ़ी बढ़िया माना जाता है भोजन के लिए। हम बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है इसकी। तो डिफरेंट वेराइटीज़ के जो चीज़ होते हैं वो अलग अलग तरीके से पहचाने जाते हैं। किसी का टेक्सचर अलग है, किसी में फ्लेवर अलग होता है, किसी का टेस्ट अलग है। तो अलग अलग प्रकार के जो चीज़ मिलते हैं आपको, उनको अलग अलग फ्लेवर, टेक्सचर और उनके टेस्ट के लिए जाना जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्यूज, तो उनके लिए भी हम ये बात करते हैं अलग अलग प्रकार के माइक्रोब से अलग अलग प्रकार के आपके चीज़ का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें स्विस चीज़, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है स्विस चीज़ किससे तैयार किया जाता है, तो स्विस चीज़ आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। इसमें भी कहीं ज़्यादा CO2 का प्रोडक्शन होता है। और किस बैक्टीरिया से होते हैं? बैक्टीरिया का आपको नाम याद रखना है, प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मनी। बैक्टीरिया का नाम क्या है? प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मनी। इससे चीज़ को तैयार किया जाता है, पनीर को तैयार किया जाता है। कौन सा पनीर है? नाम याद रखना, स्विस चीज़। तो स्विस चीज़ को प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मनी की हेल्प से तैयार किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें अगला इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है, आपको याद रखना है रोकफर्ट चीज़ का। स्विस चीज़ का आपने देख लिया किससे तैयार किया जाता है? प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मनी। वहीं पर हम बात करें रोकफर्ट चीज़ की, आर रिपेंड बाई ए ग्रोविंग स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम। ये स्पेसिफिक तरीके के फंजाई से तैयार किया जाता है, विच गिव्स देम ए पर्टिकुलर फ्लेवर। तो आपको ध्यान रखना है रोकफर्ट चीज़ जो है फंजाई से तैयार होता है, जबकि स्विस चीज़ जो होता है वो प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मनी से तैयार होता है। और नीट के अंदर लगातार हर बार इसको मैच द कॉलम टाइप आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ से क्या चीज़ें क्लियर हुई आपकी? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो मिल्क से कर्ड बनाने का काम करता है, ये क्लियर है यहाँ से। दूसरी चीज़ आपकी, अगर हम डोसा की बात करें तो डोसा के अंदर आपको क्या मिलता है? यहाँ पर भी बैक्टीरिया की हेल्प से इसका फर्मेंटेशन होता है। वहीं पर हम बात करें अगर जैसे इडली की हम बात करें, इडली के अंदर आपको जो मिलता है वो ईस्ट की वजह से यहाँ पर मिलता है, आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम चीज़ की बात करें, पनीर की बात करें, तो पनीर में अलग अलग तरीके के जो पनीर होते हैं वो अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया या माइक्रोब से तैयार किए जाते हैं। जैसे स्विस चीज़ देखा आपने, स्विस चीज़ में आपका प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मनी यूज़ होता है, वहीं पर रोकफर्ट चीज़ के अंदर फंजाई यूज़ होती है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर ध्यान रखना है। यहाँ से मैच द कॉलम टाइप आपसे क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ध्यान रखना है आपको। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो पहला हमने देखा, आपको एनसीईआरटी की लाइनें इसलिए देखना क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं आपके, इस वजह से हम एनसीईआरटी की लाइनें देख रहे हैं। अब अगला देखिए यहाँ पर माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी कि इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो इसमें माइक्रोब्स किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से इनकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना है। इंडस्ट्रीज के अंदर बात करें अगर हम, तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसमें। एक तो आपका किस तरीके से जो अल्कोहल है उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है, अल्कोहल की हम बात करेंगे। और दूसरा हम मेडिसिन की बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज में मेडिसिन को किस तरीके से माइक्रोब्स की हेल्प से तैयार किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम ड्रग्स की यहाँ पर बात करेंगे, यानी कि अल्कोहल की हम मेनली बात करेंगे। ड्रग्स में हम देखिए माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना, इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। जैसे कि बात करें बेवरेजेस जो हमारी होती हैं, एंड एंटीबायोटिक्स की हम बात करेंगे। बेवरेजेस जो है आपके अल्कोहल के अंदर हम बात करें अल्कोहल की, और एंटीबायोटिक्स यानी कि हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोविंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी होगी आपको कि यहाँ पर अगर प्रोडक्शन करना है माइक्रोब्स की हेल्प से तो आपको कई सारे बड़े बड़े वेसल्स होंगे जिसको हम फर्मेंटर्स कहते हैं। उन फर्मेंटर्स की हेल्प से फर्मेंटेशन किया जाता है और उसको कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि प्रोडक्ट को कलेक्ट किया जाता है, उसकी हेल्प से प्यूरिफाई किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं। ये आपको फर्मेंटर्स का एक डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये आपके फर्मेंटर्स होते हैं, इस तरीके की बड़ी बड़ी वेसल्स होती है जिनमें हम ये कह सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर इन प्रोडक्ट को इकट्ठा किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। देखिए फर्मेंटेड बेवरेज की अगर हम बात करते हैं, फर्मेंटेड बेवरेज जो होते हैं इसके अंदर आपको याद रखना किस तरीके से अल्कोहल को तैयार किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पैराग्राफ है पर इसमें से कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखना किस तरीके से हम देखेंगे। माइक्रोब स्पेशली हम बात करें तो ईस्ट की वजह से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल याद रख लेना। इसका नाम क्या होता है अगर हम बात करें तो सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। क्या होता है इसका नाम? सेकेरोमाइसिस सेरेविसी हम इसको कहते हैं। तो ईस्ट की हेल्प से याद रखना है माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक, जैसे वाइन की हम बात करें, बियर की बात करें, विस्की की बात करें, ब्रांडी की बात करें, रम की बात करें, ये सभी की अगर हम बात करें तो सारे के सारे माइक्रोब
ईस्ट की फर्मेंटेशन की हेल्प से ही इसको तैयार किया जाता है। हालांकि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सभी में डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी को अलग तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें हम बात करेंगे किसी में सबस्ट्रेट अलग होता है तो किसी में सबस्ट्रेट अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग हम बात करते हैं यहाँ पर जो एल्कोहल है उसमें अलग अलग तरीके के सबस्ट्रेट हमें दिखाई देते हैं, पर तरीका एक ही होता है, इसमें फर्मेंटेशन से इनको तैयार किया जाता है जनरली। कुछ को फर्मेंटेशन से यानी कि फर्मेंटेशन में कुछ को डिस्टिलेशन से किया जाता है, कुछ को विदाउट डिस्टिलेशन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखिए अगर हम ईस्ट की बात करें तो ब्रेड मेकिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं। तो जिस ईस्ट को हम ब्रेड मेकिंग के लिए यूज करते हैं उसको हम ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी ही आती है इसके अंदर। इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स, जो हमारे माल्टेड सीरियल्स अनाज जो होते हैं उनसे हम तैयार करते हैं जनरली अल्कोहल को, जो बेवरेजेस होती है, या फिर हम फ्रूट के जूसेस से इनको तैयार करते हैं। तो फ्रूट के जूसेस से या माल्टेड सीरियल से अल्कोहल को, इथेनॉल को तैयार किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। और आपको ध्यान रखना है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, किस प्रकार के रॉ मटेरियल्स हम कच्चे पदार्थ को यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हम जो फर्मेंटेशन है उनको भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि किस तरीके की प्रोसेसिंग है, हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होती है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो डिस्टिलेशन के बेसिस पर अगर हम बात करें तो डिफरेंट तरह के एल्कोहल हो सकते हैं। एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड, देखिए जिसमें वाइन की अगर हम बात करें, बियर की बात करें तो इसको बिना डिस्टिलेशन के तैयार किया जाता है। अच्छे से नोट कर लेना है आपको, वाइन और बियर को हम विदाउट डिस्टिलेशन तैयार करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें विस्की की बात करें, ब्रांडी की हम बात करें, रम की बात करें, तो ये सभी डिस्टिलेशन से तैयार किए जाते हैं। नोट कर लेना अच्छे से। तो दो चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक तो वाइन और बियर की हम बात करें तो इसको डिस्टिलेशन के विदाउट डिस्टिलेशन तैयार किया जाता है, वहीं पर विस्की, ब्रांडी और रम जो है इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन से जो आपसे पूछे जाते हैं। तो क्या क्या तैयार आपको समझ में आया फर्मेंटेड बेवरेजेस के अंदर कि पहले चीज तो हम ये बात करते हैं इसको डिस्टिलेशन से और विदाउट डिस्टिलेशन दोनों से तैयार किया जाता है। फर्मेंटेशन से ही तैयार किया जाता है, ध्यान रखना है। फर्मेंटर्स में इसको कलेक्ट करके रखा जाता है। जो मेन हम बात करें फर्मेंटेशन में हेल्प कौन करता है, तो ईस्ट हेल्प करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, कई सारी डिटेल में हम जा सकते थे पर आपसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए केवल हम एनसीईआरटी की लाइनें यहाँ पर कवर कर रहे हैं ताकि आपको एनसीईआरटी की लाइनों का मतलब समझ में आए, एक एक लाइन का। ओके, अगला देखिए यहाँ पर इसके बाद में अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो पहला पार्ट हुआ इसका मेडिसिन्स में, या हम ये कहेंगे कि इंडस्ट्रीज के अंदर किस तरीके से माइक्रोब्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसका पहला पार्ट हुआ है। दूसरा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, पहले चीज तो एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है ऐसे केमिकल, हम ये कहते हैं कि ऐसे केमिकल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर उनको किल करने का काम करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे केमिकल्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसे केमिकल्स जो कि माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं, खुद माइक्रोब से ही तैयार हो रहे हैं, दूसरे माइक्रोब से केमिकल रिलीज हो रहे हैं और दूसरे माइक्रोब के लिए क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं या उनको किल कर देते हैं। ऐसे हम केमिकल को एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ध्यान रखना है। तो एंटीबायोटिक्स में आपको सबसे पहले यह याद रखना है कि एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी किस तरीके से हुई है। एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो डिस्कवरी जो है एक्सीडेंटली हुई थी, ध्यान रखना है। और साइंटिस्ट का नाम क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी करी थी। इस पर भी हम बात करेंगे, थोड़ी सी इसकी एक शॉर्ट स्टोरी देखेंगे। पहले इसमें देख लीजिए क्या क्या इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century। तो 20वीं शताब्दी की ये सबसे हम ये कह सकते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी मानी जाती है, क्योंकि इसका ही हम आज मैक्सिमम यूज कर पा रहे हैं। कई सारी जो माइक्रोब्स हैं उनको हम किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। जैसे हम एंटी की बात करें तो एंटी का मतलब क्या है, अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट। बायो का मतलब होता है लाइफ, किसी लाइफ के अगेंस्ट हम बात करेंगे, किसी लाइफ को रोकने का काम करती है। इस वजह से हम क्या करें कि एंटी मतलब किसी लाइफ को रोकने का काम करती है, ध्यान रखना है। दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। हम ये कह सकते हैं कि आज अगर हम बात करें तो ये लाइफ के लिए बेनिफिशियल है, किसी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि
अगेंस्ट जरूर काम कर रही है कुछ माइक्रोब्स के लिए, पर जो हार्मफुल है उनके लिए काम कर रही है, वहां पर बेनिफिशियल भी है हमारी बॉडी के लिए। क्लियर? तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये प्रोड्यूस होती है एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और साथ में ध्यान रखना है, यानी कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे तैयार हो रही है और किसी और के लिए हार्मफुल है या उसकी ग्रोथ को रोकने का काम कर रही है। ऐसे केमिकल को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। आपको इसके बारे में एक शॉर्ट सी स्टोरी याद रखना है। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे 1929 की हम बात करें, जब ये एक ईस्ट पर काम कर रहे थे, हम ये बात कर रहे हैं कि एक, आपको ध्यान रखना है, एक बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। क्या नाम है? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। इस पर ये काम कर रहे थे, इन्होंने एक लैब के अंदर ये काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर। स्टेफाइलोकोकस का सिंपल सा मतलब होता है, एक जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होता है उसको हम कोकस कहते हैं। जब इस तरीके के कई सारे एक स्ट्रक्चर इस तरीके की अगर चेन बन जाती है तो उसको हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। और जब एक हम ये कह दें कि इस प्रकार सा कहीं एक गुच्छा सा बन जाता है, ग्रुप्स बन जाता है इस तरीके के स्फेरिकल बैक्टीरिया का, तो उसको स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कहा जाता है। तो जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 के अंदर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक चीज़ देखी थी कि कुछ प्लेट्स जो है उन्होंने अनवाश्ड छोड़ दिए। जो प्लेट्स अनवाश छोड़ी थी उनके अंदर उन्होंने देखा कि उन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो गई है, रुक गई है किसी वजह से। जब उन्होंने इसको सही तरीके से देखा, एनालाइज किया, तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि जो प्लेट्स उन्होंने अनवाश्ड छोड़ी है, वाश्ड प्लेट्स पर ये सही तरीके से ग्रोथ कर रहा था, पर अनवाश्ड प्लेट पर ग्रोथ नहीं कर पा रहा था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। उसकी वजह ये थी कि जब अनवाश्ड प्लेट्स उन्होंने छोड़ी तो यहाँ पर कुछ फंजाई डेवलप हो गई थी, कुछ नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, तो नए फंजाई डेवलप हो गए थे। उसकी वजह से वो कुछ केमिकल को रिलीज कर रहे थे और उस केमिकल की वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो पहली बार इस तरीके से एक्सीडेंटली, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, केवल अनवाश्ड प्लेट छोड़ दी थी, तो इस वजह से उन्होंने ये एनालाइज किया कि इस तरीके से नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए, वो कुछ ऐसे केमिकल को रिलीज कर रहे हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, इन बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है। तो इस तरीके से एक्सीडेंटली पहली बार एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी। क्योंकि पहली एंटीबायोटिक जो थी उसको नाम इन्होंने क्या दिया? पेनिसिलिन नाम दिया। इसका मेन रीजन क्या था? क्योंकि जो फंजाई जो डेवलप हुई थी उसका नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। जो पहली यहाँ पर जो फंजाई डेवलप हुई थी उसका नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई थी जो यहाँ पर डेवलप हुई थी। तो पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई डेवलप हुई थी, उससे कुछ केमिकल रिलीज हो रहे थे, उससे दूसरे के लिए ग्रोथ जो थी वो रिटार्ड हो रही थी। इस वजह से क्या कहा गया कि यहाँ पर जो पेनिसिलिन पहली जो एंटीबायोटिक डिस्कवरी हुई उसको नाम क्या दे दिया गया? पेनिसिलिन दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी में, इसकी लैंग्वेज भी आप देख लीजिए। यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। Do you know the penicillin was the first antibiotic to discovered and it was a chance discovery। देखिए इसका एक चांस डिस्कवरी, हम ये कह दे कि बाई चांस हुई थी इसकी डिस्कवरी। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, जब वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, वंस ऑब्जर्व्ड ए माउल्ड ग्रोविंग इन ऑन ऑफ हिज अनवाश्ड कल्चर प्लेट्स। तो जो कल्चर प्लेट उन्होंने अनवाश छोड़ दी थी, उन पर कुछ माउल्ड फंजाई डेवलप हो गई थी। इसकी वजह से आपको ध्यान रखना है कुड नॉट ग्रो, इसकी वजह से आपका जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था वो ग्रो नहीं हो पा रहा था। ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द माउल्ड एंड द नेम्ड इट पेनिसिलिन आफ्टर द माउल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। क्योंकि उसका नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम था। इस वजह से उन्होंने इस केमिकल का नाम, इस एंटीबायोटिक का नाम सबसे पहले पेनिसिलिन रखा। हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड मच लेटर बाय अर्नस्ट चेन। आपको ध्यान रखना है, डिस्कवरी किसने करी थी? डिस्कवरी करी थी आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर, पर इसका फुल पोटेंशियल एज ए एंटीबायोटिक कि किस तरीके से एंटीबायोटिक की तरह यूज की जा सकती है, इसका दो साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी, अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड मेयर फ्लोरी। ध्यान रखना आपको, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, और इसकी वजह से इनको फाइनली बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया। ध्यान रखना आपको। दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड स्ट्रेट अमेरिकन सोल्जर वाउंडेड इन वर्ल्ड वार सेकंड। और जब वर्ल्ड वार विश्व युद्ध दूसरा हुआ था, वर्ल्ड वार सेकंड जब हुआ, उस समय इन एंटीबायोटिक का कई बार अमेरिकन सोल्जर के इलाज के लिए यूज किया गया। ध्यान रखना आपको। फ्लेमिंग की हम बात करें, चेन की हम बात करें और फ्लोरी को, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो आपके अर्नस्ट चेन थे और हार्वर्ड फ्लोरी थे, इन तीनों को कब 1945 में नोबेल प्राइज इस डिस्कवरी के लिए और इस इंपॉर्टेंट खोज के लिए दिया गया। आपको अच्छे से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ओके, क्लियर है यहाँ तक? एंटीबायोटिक के बारे में सारी चीज़ समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना है आपको, और ये इस पर हाईलाइट ध्यान रखना है, इसको आपसे पूछा जाने वाले क्वेश्चन से सारे के सारे। आज एंटीबायोटिक्स कई तरीके की तैयार हो चुकी है, अलग अलग डिसीज़ को हम ये कह सकते हैं रोकने के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स का यूज़ होते हैं। तो आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, अलग अलग माइक्रोब से अलग अलग तरीके की एंटीबायोटिक्स तैयार की जा सकती है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीज, जैसे कि प्लेग हुआ, प्लेग डिसीज को रोकने के लिए। होपिंग कफ होता है जिसको हम काली खांसी कहते हैं, होपिंग कफ जो होता है काली खांसी को रोकने के लिए। डिफ्थेरिया हुआ जिसके गलघोटू हम कहते हैं, तो डिफ्थेरिया गलघोटू हुआ। लेप्रोसी हुआ जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं। इन डिसीज के दूसरे जो नाम दे रखे हैं इनको भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इन नाम से भी आपको पूछा जाता है कि ये मैच द कॉलम टाइप आपसे पूछा जाता है सिंपल सा नीट के अंदर, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका एग्जैक्ट नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, होपिंग कफ को हम क्या कहते हैं, काली खांसी। डिफ्थेरिया को क्या कहते हैं, गलघोटू। लेप्रोसी को क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग, ये आपको याद रखना है। विच यूज्ड टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब, टुडे वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। तो आपको ध्यान रखना है, आज हम एंटीबायोटिक के बिना वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हुए हैं अभी तक। एक तो आपका हुआ है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, वहीं पर दूसरा हमने देखा कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उसमें माइक्रोब का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं। यहाँ तक आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम सारे के सारे जो लेक्चर्स करने वाले हैं उसमें इस तरीके से सीक्वेंस वाइज करेंगे। इसके जस्ट बाद में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले जैसे केमिकल एंजाइम्स और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से माइक्रोब्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरीके से हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, एक चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरे चैप्टर्स पाए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।